गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो स्टार्ट कर दूं? वेलकम। हाँ जी हाँ। सर, आज तो अपना फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है सर? नया स्टार्ट करेंगे ना? न्यू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आज हाँ स्टार्ट हाँ करेंगे सर। 25 फरवरी को। हाँ हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने वो कंप्लीट कर दिया था सर ना? हाँ हाँ, थ्योरी कंप्लीट हुआ था। थोड़ा यस। प्रॉब्लम बाकी रह गया। वो तो मैं भेज दिया यस सर। व्हाट्सएप में। यस सर। अगर किसी को यस कुछ सर। प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो थ्योरी तो एकदम और सही ढंग से थ्योरी कर दिया। और ये काइनेटिक जी थ्योरी सर। थोड़ा हाँ, छोटा चैप्टर है, तो थ्योरी आज ही छोटा लगता चैप्टर है है ना? कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है सर, शुरू कीजिए। ठीक है। हाँ, मैं शुरू कर देता हूँ। वेलकम सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब ये गैस क्या है? गैस है एक वेपर जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर में कोई भी वेपर को अगर आ, उस टेम्परेचर को पार कर दिया जाए तो गैस हो जाता है। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? वेपर जो है उसका ऊपर से प्रेशर बढ़ाने से वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये है गैस और वेपर के। अच्छा, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है मैंने जो लिखा हूँ तो। यस सर, दिखाई दे रहा सर। क्लियरली क्लियर है ये, मुझे लगता है थोड़ा यस सर। यस सर। वाट क्लियर है। तो मुझे लगता है थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक। तो गैस, इसको हम कह सकते हैं कि वेपर इन substance above critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर तो उसका जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, नेगेटिव माइनस कुछ है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में वो सब गैस है। तो वो एक्चुअली गैस एक्चुअली वेपर है जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चला गया। तो वी कैनॉट लिक्विफाई ए गैस बाय सिंपली अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। इसको लिक्विफाई करने के लिए उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे पहले लाना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में बनाता है तो पहले उसका टेम्परेचर कम करके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले जाते हैं, फिर इसका ऊपर प्रेशर लगाओ, वो लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। तो अब आइडियल गैस क्या है? जो बाजार में मिलता नहीं वही है आइडियल। आइडियल गैस है एनी गैस, एनी गैस which follows the law PV इक्वल टू nRT। ये तो बहुत वेल नोन इक्वेशन है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ यस। कंबाइन करते हुए ये लॉ आता है। एन है नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर कोई गैस ये लॉ बिल्कुल मानकर चलता है तो वो है आइडियल गैस, which follows the law at every condition, at every condition is an ideal gas। तो कोई भी गैस मिलता नहीं जो ऐसा मानकर चलते हैं। अच्छा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? काइनेटिक
theories of gas. So, according to this theory, so in a given volume, of a gas, very large number of molecules are present. Okay, molecules are present. The behavior of these molecules as a whole determines the physical properties of a gas. कोई एक मॉलिक्यूल क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है. Behavior of these molecules as a whole determines the physical properties of a gas. Okay. So, if we sum up the rules regarding behavior of gas molecules, then we get kinetic theory of gas. जो रूल फॉलो करके गैस मॉलिक्यूल चलते हैं उस रूल को अगर हम सब रूल को ऐड करेंगे तो जो मिलता है उसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. ओके, तो इससे कुछ assumptions और postulates कहते हैं of kinetic theory of gas. ओके, KTG. तो कुछ postulates है kinetic theory में, ये एग्जाम में आता है. हाँ, बोर्ड एग्जाम में फाइनल में इसी से एमसीक्यू बनाते हैं. अच्छा, तो any gas is made of similar molecule. जो सेम है उसका वेट वगैरह सब कुछ सेम है. शायद ये थ्योरी जब निकला था तब आइसोटोप का पता नहीं था, इसलिए सब मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल कंसीडर किया. लेकिन ऑक्सीजन में उसका आइसोटोप भी होता है जो थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है. ओके, आ जाओ. साइज ऑफ मॉलिक्यूल, size of each molecule is very less and thus separation between them is large. बहुत छोटा छोटा है तो ये सेपरेशन, हाँ, तो
थोड़ा ज्यादा है। तो एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द gas molecule is negligible in comparison of volume of the container। जिस कंटेनर में गैस को रखा है उसका जितना वॉल्यूम है, यहाँ एक बात है, कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि ये गैस पूरा कंटेनर के टोटल वॉल्यूम में फैल जाते हैं। तो इसलिए कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही है गैस का वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम जितना है उसी हिसाब से ये मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि एवरी मॉलिक्यूल गेट्स द टोटल वॉल्यूम टू मूव अराउंड। हाँ, एक मॉलिक्यूल कितना जगह मिलता है घूमने के लिए, वो पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है पूरा जगह ही मिलता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम नेग्लिजिबल। तो रियलिटी में ऐसा तो नहीं होता है। अब मान लीजिए वॉल्यूम है कैपिटल वी और गैस मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम है स्मॉल वी, तो वो जो V माइनस वी होता है उसी वॉल्यूम में एक एक मॉलिक्यूल जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल जो तो कुछ जगह लेकर खड़ा है, उसमें तो एक मॉलिक्यूल घुस नहीं सकता। तो इसीलिए ये थ्योरी ये थ्योरी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है क्या, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है। हाँ, नंबर 3, molecules always move with any possible velocity along any possible direction। अच्छा, नंबर 4 क्या है कि मॉलिक्यूल्स में collide with each other and with the walls of the container। ये कंटेनर का वॉल का साथ कोलाइड करता है और खुद एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करता है। each collision is perfectly elastic। perfectly elastic का मतलब है perfectly elastic perfectly elastic का मतलब है total momentum and total energy is conserved। हाँ, तो अब और प्रॉब्लम नंबर 8, assumption ऐसा है कि intermolecular attractive force is negligible। okay, intermolecular attraction is negligible। वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कॉलिशन का टाइम में फोर्स लगाते हैं और बाकी टाइम कोई फोर्स लगाते नहीं, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स छोटा छोटा
molecules move in short straight line paths path between two successive collisions. दो कॉलिशन के सर बीच इसमें में एक क्वेश्चन पूछेंगे सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जैसे आप बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू हाँ सक्सेसिव हाँ कोलिजन। हाँ हाँ तो हाँ मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो मूव करता है सर स्ट्रेट मूव करता है, जब कोलिजन होता है फिर हाँ डायरेक्शन उससे चेंज होता है उसका क्या? हाँ डायरेक्शन चेंज होता है। अब लगेगा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल को फेंकेंगे तो ये ग्रेविटी के जी। कारण ऐसा पैराबोलिक पाथ में जाएंगे। हाँ ठीक है ना। तो हाँ मॉलिक्यूल तो ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूल का ये जो पाथ है ना बहुत छोटा छोटा है। इतना जी। छोटा कि उसमें पैराबोला कहाँ देखेंगे। एक पैराबोलिक पाथ को तो हाँ ऐसे। और अगर हर मॉलिक्यूल पैराबोलिक पाथ लेकर यस नीचे आ जाएंगे तो हर तो गैस तो पूरा नीचे ही रह जाएगा सी बीच में। पहाड़ के ऊपर कोई गैस तो नहीं हाँ मिलेगा। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल एक्चुअली इसका पाथ बहुत यस छोटा है। हाँ ये जो जी। मीन फ्री पाथ है टू सक्सेसिव कॉलिशन के बीच में जो पाथ है इतना छोटा कि उसमें कार्ब हम लोग नहीं देखते हैं। ऐसा एक मॉलिक्यूल इधर आया, एक कॉलिशन हुआ, इधर इधर भाग गया, एक कॉलिशन हुआ, इधर आया, फिर यहाँ से इधर चला गया। ये जो छोटा छोटा पाथ है ये बहुत ही छोटा है 10⁻⁻⁶ मीटर लाइक दैट। तो जी। ये सब पाथ यस। स्ट्रेट लाइन पाथ है। हाँ इसको कहते हैं फ्री पाथ। इसको कहते हैं फ्री फ्री पाथ पाथ। क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ इन बिटवीन कोई कॉलिशन नहीं हुआ। हाँ हाँ ये है हाँ फ्री पाथ। हाँ तो बहुत छोटा छोटा जी। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है ना। यस यस। अच्छा हाँ इसको और ये फ्री पाथ का अगर मीन लिया जाए हाँ फॉर ऑल मॉलिक्यूल द मीन ऑफ these free paths for all molecules is called mean free path. mean free path कुछ टाइम में देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल का फ्री पाथ का एवरेज क्या जी। होता है और टोटल मॉलिक्यूल को सब मॉलिक्यूल को मिलाकर जो एवरेज आता है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होता है। अब एक पॉइंट आता है यस प्रॉब्लम नंबर .7। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किताबों में वर्मा छोड़ के जो किताब है इसको जी। उतना अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया। तो लेकिन हम्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि when a gas is left for sufficient time then जी। it comes to a steady state। एक स्टेडी स्टेट में आ जाता है जिसमें क्या जी। होता है द द डेंसिटी एंड distribution of molecule distribution of molecule with different different velocity are independent of position
direction and time। इसका मतलब क्या है? तो जी सर, जी सर। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये एक बड़ा सा रूम है। हाँ, इधर बहुत जी गैस मॉलिक्यूल है। इधर इधर जितना डेंसिटी होगा, इधर डेंसिटी भी हाँ, उतना ही होगा। एक छोटा सा वॉल्यूम ले लीजिए, तो डेंसिटी सेम नीचे होगा। जैसे कि थोड़ा ऊपर करना हाँ था सर, नीचे जहाँ वाला नहीं दिख रहा सर। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यस सर, हाँ। तो ये जी। एक बड़ा रूम में अगर हम हाँ, एकदम सीलिंग की तरह चले जाए या इधर, हाँ ये हाँ, डेंसिटी हर जगह सेम होता है। और नंबर ऑफ हाँ, मॉलिक्यूल्स, अगर इस जगह में 100 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग along this direction हाँ, with 100 meter per second velocity, then it is independent of direction, position and time। इसका मतलब है, तो कोई भी दिशा में आपको 100 मॉलिक्यूल्स मिलेगा जो 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके चलता है। कोई भी एट दैट डायरेक्शन, इन लोकेशन। एनी डायरेक्शन, हाँ एट दैट लोकेशन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। पोजीशन का मतलब है यहाँ जो होता है या सेम होता होगा, इधर इधर हर जगह सेम होगा। तो हर जगह में any point we can find 100 जी। molecules moving with velocity of 100 meter per second, and this velocity is independent of direction also। So in any हाँ, direction we shall get this हाँ। type of velocity। अब एक हम्म। बात इधर हाँ सोचना है कि ये एक। पॉसिबल क्यों है। ये पॉसिबल जी। क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो मिलता है वो रियलिटी के साथ थोड़ा डिफर करता है, लेकिन बहुत मिलता जुलता है। तो ये पॉइंट कैसे संभव होता है? देखिए, हम लोग यस। जानते हैं प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटी में क्या होता है, एक कॉइन को टॉस कीजिए, हेड पड़ने की और टेल पड़ने की चांस इक्वल है। तो अगर हाँ। अनबायस्ड है, अनबायस्ड का मतलब एक कॉइन का वो बोथ साइड सेम होगा। एक साइड में अगर कुछ डिजाइन है, उसकी वजह से उस साइड का वेट ज्यादा है, तो वो नीचे रहने की चांस ज्यादा होता है। वो होता है बायस। तो अगर एक कॉइन इज अनबायस्ड, हाँ ये दो साइड सेम टाइप का है, हाँ ये हेड और ये टेल सेम टाइप का है, इसको लेके अगर हम टॉस करेंगे 10 बार करेंगे तो ये 7 से रिजल्ट आ सकता है। ये 7 बार हेड आया, 3 बार टेल्स आया। 100 टाइम्स करेंगे तो थोड़ा नजदीक हो जाएगा, 48 52। 1000 टाइम्स करेंगे तो ये 500 के बहुत नजदीक आ जाएगा। तो लाखों बार करने से एग्जैक्टली 50,000 आएगा। हाँ, ये जो ओके। प्रोबेबिलिटी का रूल है, नंबर बहुत ज्यादा यस। होने से ये रूल हाँ, फॉलो करता है। तो इस गैस में देखिए, एक शुगर के साइज कितना होता है। हम एक शुगर का छोटा सा साइज लेते हैं। हाँ, इस साइज मान लीजिए 1 मिलीमीटर इन ईच साइड, ठीक है। तो इसका जी। वॉल्यूम हाँ, कितना है? 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर, तो हाँ। 1 मिलीमीटर तो होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 क्यूब, सो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 1/10, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर, 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। तो इंटू 1000, इतना सीसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गैस के बारे में बता रहा हूँ, यस, सॉलिड नहीं। यस, इसमें नंबर ऑफ यस। मॉलिक्यूल्स है 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर, इतना मॉलिक्यूल होता है 1 ग्राम मोल में, इतना सीसी में इतना मॉलिक्यूल होता है। तो आप हाँ। 10⁻³ सीसी में कितना होगा? तो 6.023 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड करते हैं 22.4 इंटू 10³ फिर मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ तो ये आता है, मान लीजिए 60.23/22.4 इंटू, इधर हमने ले लिया तो 22 10⁻16। तो इसको हम रफली सिर्फ 10⁻16 ही लेते हैं। तो हम देखो, 1 मिलीमीटर यस सर। क्यूब कितना छोटा सा वॉल्यूम है, इसमें हाँ। 10⁻16 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
सुन के लगता है कि ये सही नहीं है, ये झूठ है, लेकिन मैथमेटिक्स तो यही कहता है, ठीक है ना, जी। कि 1 मिलीमीटर क्यूब हाँ में इतना सारी गैस मॉलिक्यूल है, 10⁻16। हाँ। तो तब तो ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। इससे हम्म, कम होता, 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल होने से ये नहीं होता, लेकिन 1 मिलीमीटर क्यूब में इतना है, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स में कितना होगा, तो सोच लीजिए। ये हम लोग सोच जी भी नहीं सकते कि मॉलिक्यूल कितना छोटा है, 1 मिलीमीटर क्यूब में 10⁻16, इससे बिल्कुल। ज्यादा, इससे तो थ्री के आसपास 2.8 आएगा, हम्म इंटू 10⁻16, हम्म, इतना मॉलिक्यूल है। तो इतना मॉलिक्यूल रहने से ये सब चीज होता है। हम लोग ले सकते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट यस। ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन एंड टाइम, ठीक है ना, इन स्टेडी स्टेट। हाँ तो हाँ। हम जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला, एक बार तब वो इसको क्या हम क्या लिखा यूज है? करेंगे। एक एक बार पढ़ा दीजिएगा सर, क्या लिखा है आपने इसके ऊपर, क्या लिखा था वो एक बार पढ़ लेंगे सर, हाँ, मैंने लिखा क्योंकि है कि व्हेन और ए थोड़ा गैस नीचे इज सर। लेफ्ट, हाँ हाँ। हाँ हाँ, यस। व्हेन ए गैस इज यस सर। लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम, देन इट कम्स टू ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल with different velocity are independent of position, direction and time। इस पोजीशन में जो हो रहा है, कोई भी पोजीशन में सेम चीज होगा, डेंसिटी हर जगह सेम होगा, और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर इधर 100 molecules are moving in a direction with 100 meter per second, then along any direction at any position there should be 100 molecules moving with 100 meter per second। 200 molecules, अगर इधर 200 molecules जाता है 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर, तो हर जगह हर डायरेक्शन में 200 मॉलिक्यूल्स मिलेगा, जो 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर चलता है। So distribution of velocity and density, distribution of molecules with different velocity। तो इधर यस। मान लीजिए कि इधर 10⁻16 मॉलिक्यूल में 10⁻3 जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर, या और 10⁻4 मॉलिक्यूल जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर। तो हर डायरेक्शन में, हर पोजीशन में, हर डायरेक्शन में सेम चीज ट्रू है। हाँ, तो यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, हाँ ये तो और आगे शायद है, मैंने कभी आ, इसको पढ़ा है याद नहीं, लेकिन ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मिलीमीटर क्यूब में 10⁻16, तो ये सेम कैटेगरी का होना ही चाहिए। तो अगर हम कुछ डायरेक्शन सोचेंगे, तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, दैट इज ऑल मॉलिक्यूल्स, इधर जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, इधर मान लीजिए 1 मिलीमीटर क्यूब में ये जो वेलोसिटी है, उसका जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, इधर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ठीक है। तो ये सबसे यस। इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है। भार्मा सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है इसको, और ज्यादा से ज्यादा किताब में इसको छोड़ दिया, नहीं लिया। जी सर। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो मैं जब प्रेशर का फॉर्मूला निकालूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। इसको हाँ नहीं हाँ लेने से हाँ। वो यस। नहीं आएगा, तो उसको अवॉइड करके सब चलते हैं, उसको कोई समझाते नहीं। मैं बहुत अच्छा अच्छा टीचर का लेक्चर देखा है, नोट देखा है, किसी ने ये हम्म कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, आइडियल गैस और रियल हम्म, गैस, हाँ, आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आइडियल गैस में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भाई दो चीज सोचा है। हाँ, एक है कि हम्म, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो इसीलिए वो कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उसी का हिसाब से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को, हम टोटल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जी सर।
तो वो सही नहीं है, वो एक्चुअली वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। और दूसरा चीज हम लोगों ने लिया इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज 0, उसको हमने नेग्लेक्ट किया, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स भी 0 नहीं होता है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स, कुछ अट्रैक्शन रह जाता है। तो ये जो दो चीज हम लोगों ने पॉस्टुलेट ऐसा एज्यूम किया, ये दोनों कब थोड़ा सा एक गैस मानकर चलेंगे जब डेंसिटी बहुत कम हो, गैस का डेंसिटी बहुत कम हो, तो बहुत कम मॉलिक्यूल रहने से उसका टोटल वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ज्यादा होने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वो कम हो जाता है। तो एक गैस को अगर बहुत लो प्रेशर, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, प्रेशर लो होने से डेंसिटी भी लो होता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो एक थोड़ा सा गैस, हाँ, बहुत जगह लेकर रहेगा अगर, तो मान लीजिए कि एक घर है, घर 10 फुट बाई 10 फुट बाई 10 फुट, उसमें हमने जाकर, हाँ, एक छोटा सा बैलून लेकर गया, उसके अंदर कुछ एयर है, बैलून को हमने मास्क कर दिया, तो उसमें जितना गैस है वो पूरा घर में फैल गया। घर में पहले कुछ नहीं था, और छोटा सा हल्का सा एक मुट्ठी भर गैस हमने रख दिया, तो वो गैस क्या करेगा, पूरा घर वो अधिकार कर लेगा, हाँ, टोटल वॉल्यूम में रहेंगे। तब क्या होगा, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा गैस का, तो डेंसिटी बहुत कम होने से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा लेने से भी डिस्टेंस कम होगा। तो एट ए वेरी लो डेंसिटी एनी रियल गैस बिहेव्स almost like a perfect gas. Okay. तो दो असम्पशन था, एक होते टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और नंबर 2 था कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन इक्वल टू 0। तो ये दो चीज कब फुलफिल होगा, जब डिस्टेंस, तो these two assumptions will be fulfilled when a gas is kept at very high temperature and very low pressure। प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, इसी से 8-10 MCQ हो जाता है। हाँ, एक गैस कब रियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, इससे बहुत सारे MCQ होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो हर MCQ का जवाब स्टूडेंट खुद दे सकते हैं। हाँ, लो प्रेशर, दैट इज व्हेन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज एक्सट्रीमली लो। बहुत डेंसिटी बहुत कम होने से ये रियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो वेरिएशन हम लोग देखते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछेंगे सर। हाँ, पूछिए जरूर। ये एजम्पशन हम ले रहे हैं सर कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज 0। हाँ, तो ये एजम्पशन मेरा आइडियल गैस में लिया है या रियल गैस में? ये आइडियल गैस के लिए। हाँ, आइडियल गैस में हम लोग ये दोनों असम्पशन किया है। हाँ,
ओके, तो बट रियल में ऐसा नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। दिस टू जी assumption सर, जी will be सर, हाँ। proven। अच्छा होए ना, इधर मैं हम्म, लिख देता हूँ रियल गैस हाँ, जी जी एक्सट्रीमली सर, लो। ठीक। तो आप ये, हाँ। ए रियल गैस behave like an ideal gas when density is extremely, when density is very less, very poor। ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो गया कि आइडियल गैस में जो पोस्टुलेट हम लोगों ने किया है, ये दोनों आइडियल गैस के लिए किया है। रियल गैस में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन नजदीक होता है कब, जब रियल गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, ठीक है ना, तब जी सर। ये ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर ये जो पीवी इक्वल टू एन आर टी, इसमें आर इक्वल टू पीवी बाई एन टी आता है, तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, इधर पीवी बाई एन टी पुट करेंगे और इधर हम प्रेशर पुट करेंगे, प्रेशर। तो आ, तो ये है आर का वैल्यू, पीवी बाई एन टी। ये तो आइडियल गैस में ऐसा होगा, कांस्टेंट होगा। और रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में ऐसा कुछ कार्य आता है। हाँ, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आइडियल गैस के नजदीक कब जाता है, जब ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1, इधर टेम्परेचर T2 T3, तो ये T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तब तो डेंसिटी बहुत कम हो जी जाता है, तो ये कार धीरे धीरे आइडियल गैस की तरफ जाता है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत ही डिस्टेंस रह जाता है, ठीक है ना। आइडियल और ये इसका वेरिएशन ऐसे हो जाता है। तो ये सब वॉल्यूम एनसीईआरटी बढ़ में, जाता है तब गैस। हाँ, एनसीईआरटी का किताब में बहुत अच्छी तरह ये पिक्चर बहुत अच्छा दिया यस है, सर। ठीक है ना। अच्छा, पीवी डायग्राम अगर बनाएंगे, तो पीवी डायग्राम बनाने से इधर पी लिया, इधर भी लिया, तो ये जो आइडियल गैस, रियल गैस का कर्व ऐसा आता है, और आइडियल गैस का कर्व ऐसा हो जाता है, आइडियल गैस का। और ये दूसरा टेम्परेचर है, और आइडियल गैस ऐसे आता है। तो ये दोनों है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी डायग्राम। और ये है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका भी T1, ये है T2। तो अच्छा, सुनाई दे रहा है तो आ, यस। हाँ हाँ। तो जी सर। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि यस। ये तो आइडियल गैस का ऐसा अगर देकर पूछेंगे कि कौन सा टेम्परेचर हाई हायर है, T1 या T2, ये है आइडियल गैस के लिए और ये है रियल गैस के लिए, तो आंसर क्या होगा? आयुष प्रेजेंट यस है? सर, हाँ। सर हाँ T1 तो ज्यादा बोलो बड़ा बेटा। होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये देखो आइडियल गैस के नजदीक है रियल गैस, और इधर कितना ज्यादा दूर में है। तो नजदीक कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। T2, ऐसा बहुत हाँ। सारे एमसीक्यू होता है। हाँ, और एक ये तो सर पीवी एक डायग्राम में, क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ आता है, तो पिक्चर देखकर पूछते हैं, बोलो हाँ, बेटा किसका टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो देखकर स्टूडेंट लोग बताते हैं, देखो अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो हाँ ये ही ज्यादा होगा, हाँ। क्योंकि ये आइडियल गैस के नजदीक है। तो ऐसा मतलब बहुत सर ये तो बहुत
ऐसा मुश्किल क्वेश्चन करने से बच्चों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत हार्ड हाँ, पूछते हैं। इसीलिए जो बेसिक फंडा है ना, वो अगर क्लियर है तो स्टूडेंट लोग हाँ सही जवाब दे सकते हैं। बेसिक को हाँ। जानना बहुत जरूरी होता है, फिर प्रॉब्लम तो यस सर। प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, ये टीवी डायग्राम और किताब देख लेना टेम्परेचर चाहिए, हाँ। क्योंकि हाँ, अब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी, तो टेम्परेचर, तो टी बाई वी क्या आता है, टी बाई एन आर। तो ये कार अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। तो आइडियल, सॉरी, ये हमने, अच्छा ठीक है, मैं लिख दूंगा कि ये आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन है। हाँ, दिस इज फॉर आइडियल गैस। ये दोनों आइडियल गैस के लिए है, क्योंकि ये तो इधर प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, इधर प्रेशर P2 है, इधर प्रेशर P1 है। तो लेकिन रियल गैस क्या होगा, रियल गैस को मैं अभी डॉटेड लाइन से लिखता हूँ। रियल गैस कुछ ऐसा, वो दूर जाने के बाद इससे थोड़ा दूर जाता है। ये डॉटेड लाइन है रियल गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसा मापिक मिलता है, तो ये दोनों है रियल गैस के लिए। तो आप अगर पूछेंगे कौन सा प्रेशर ज्यादा है, तो कैसे जवाब देंगे हम? कौन सा प्रेशर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा होता है ना। तो ये P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है ना, क्योंकि ये P1 ऊपर में है। तो P1 अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसलिए ये P1 है ज्यादा। और बहुत सारे काम होता है इसमें। हाँ, वो एमसीक्यू वालों, सर जो लोग बना सकते। ये तो आपका फिजिक्स सर, हाँ हाँ ये ये तो रियल लाइफ में भी काम कर रहा है। अगर किसी ऑफिस में कोई हाँ, आदमी काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर देंगे तो उसका टेंशन बढ़ जाता है। एकदम सही बात। और अब प्रेशर प्रेशर नहीं बढ़ा देंगे है। तो काम, और प्रेशर नहीं अब देंगे तो प्रेशर, काम नहीं करेगा। हाँ, प्रेशर बढ़ा है तो टेंशन बढ़ा, हाँ और हाँ टेम्परेचर बढ़ गया उसका। जी सर। हाँ हाँ, एकदम एकदम सही। यस सर। और जो लोग काम ऑफिस में जाता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे, जैसा जैसे हमारा। आयुष के कोचिंग में टीचर प्रेशर दे देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका। हाँ हाँ, जी सर। इसीलिए कलकत्ता में, हाँ, जो स्टूडेंट मेरे हाँ पास आता है बहुत खुश रहता है, क्योंकि मैं होम टास्क नहीं हाँ देता हूँ। पूछता नहीं हो कि तुमने हाँ। पढ़ा है कि नहीं। तो यस सर। फिर हाँ हाँ मैंने हाँ क्या देखा इधर, बहुत सारे बच्चे हाँ। होता है, उसका अगर ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाए ना, वो घर में हम्म। जाकर कहेंगे सर क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। कुछ कुछ हाँ ऐसा गार्जियन है जो कुछ ख्याल नहीं रखता, टीचर के साथ कभी हाँ। फोन से बात नहीं करता। तो उससे जी जी ऐसा जी। माफी अगर है, तो स्टूडेंट भाई, हाँ तुम जो जी चाहे करो, हम तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेशर हाँ बढ़ाएंगे हाँ। तो मेरा काम चला जाएगा। और यस जो सर, यस सर। गार्जियन हाँ। हमारे साथ जोगाजोग रखते हैं, पूछते हैं कि बेटा कैसे हम्म। पढ़ रहा है, उधर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ। और अभी मैं जी। शुरू किया इस साल से, अगले 2023 से किया है। जो भी जी। स्टूडेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट डे से हमने प्रेशर ज्यादा कर देते हैं। अगर प्रेशर नहीं हाँ देंगे, वो पढ़ेंगे हाँ नहीं, रिजल्ट खराब होगा। दो चार स्टूडेंट मेरा भाग गया, हाँ। लेकिन जो जी। रह गया उसका रिजल्ट दिन के दिन अच्छा हो रहा है। ये हाँ मुझे करेक्ट। चाहिए। हाँ, यस सर। वो हाँ। दो तीन स्टूडेंट भाग गया, अच्छा पैसा यस देने सर, वाला यस। स्टूडेंट। हाँ, मैंने हाँ प्रेशर बढ़ाया, गार्जियन को बोला कि आपका लड़का कुछ भी होमवर्क नहीं करते हैं। तो हाँ बच्चा जाके बोल दिया कि
सर क्या पढ़ाता है, कुछ तो समझ में नहीं आता, टास्क कैसे करूं, बस सब भाग गया। लेकिन जो जी। स्टूडेंट रह गया उसका रिजल्ट दिन के दिन अच्छा हो रहा है। एक कैंसर हाँ। स्पेशलिस्ट का लड़का मेरे पास पढ़ने आया, तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए मेरा लड़का क्या सीखेंगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका नंबर अच्छा होना चाहिए, नंबर नहीं अच्छा जी। होगा तो मैं उसको आपके पास से हटा दूंगा उसको। वो खुद पढ़ाते यस। हैं, अपने लड़का को खुद पढ़ाते हैं। और मैंने मेरा जो बंगाली में जो यूट्यूब में जो है ना, मेरा जो हाँ। चैनल है उसका लिंक दे दिया, तो आप देख लीजिए। एक चीज देखा है कि जो हाँ। लोग डॉक्टर होता है ना, वो उसका फिजिक्स भी हाँ। याद रहता है, केमिस्ट्री भी याद रहता है, बायोलॉजी भी याद रहता है। तो मेरा वो हाँ। वीडियो देखकर उसको बहुत अच्छा लगा, लड़का को भेज दिया। और फिर रेगुलर चेक करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते हैं या नहीं। इस बार जी। एग्जाम बहुत अच्छा दिया है, पापा खुश, हाँ ये टीचर सही है। जी। यस यस सर। हाँ। तो हर टाइम बिजनेस देखने में नहीं चलेगा, क्वालिटी भी हम्म, रखना चाहिए। पहले मैं ऐसा हाँ। करता था, हाँ स्टूडेंट पढ़ते जी। नहीं तो मेरा क्या, उसका जिंदगी खराब होगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हाँ। करता, तुम अगर पढ़ोगे तो मेरे हाँ। पास आओ, नहीं तो भागो, आ जाओ। चलिए सर, यस सर। वही सर, फॉर प्रेशर ना, उससे अच्छा हुआ, आदमी लोग को पता चल जाता है कि इसके पास पढ़ने से नंबर बढ़ता है। तो दो चार, एक दो साल के बाद, नेक्स्ट साल जितना स्टूडेंट मेरे पास आ, बोला है कि आएंगे, अगर पूरा बैच आ जाएंगे तो मैं टाइम दे नहीं सकूंगा। तो उसे उसी की वजह से हुआ है, प्रेशर बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा हाँ। के नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक चीज है सर कि आंखी मत मरो भाई, जहां से पैसा मिलता है उधर काम करो, यही होना चाहिए हाँ। बस। ये होने से ना सब हाँ। कुछ ठीक रहता है। हाँ। हाँ, ये है ओरिजिन। मैं जैसे भी ये जगह मैं थोड़ा ज्यादा बनाना चाहता हूँ, ये मेरा हर टाइम छोटा हो जाता है। अच्छा, छोड़िए, छोड़ो इसको। तो ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल, हाँ, ये इस वॉल में नहीं है, बीच में कहीं है, हाँ, तो बीच में ये जी। मॉलिक्यूल का स्पीड है इधर भी, ठीक है। तो इसका along एक्स एक्सिस वी एक्स है, along वाई एक्सिस है वी वाई, और along जेड एक्सिस इसका स्पीड है वी जेड। ये थ्री कंपोनेंट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। ये तीन कंपोनेंट है। तो एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हमने लिया भी, ये इस वॉल का नाम दे दिया A1, और इस ए जो वॉल है इसका नाम मैंने दे दिया A2। ये वॉल है, हाँ, वॉल का नाम दिया A2। तो ये Vx वेलोसिटी लेकर जाएगा, A1 से टकराएगा, फिर कॉलिशन तो इलास्टिक कॉलिशन है, इसलिए फिर माइनस Vx वेलोसिटी लेकर आ जाएगा। हाँ, यस। तो इसमें जो समझाने की बात है कि ये जो मॉलिक्यूल, हाँ, ये मान लीजिए एक वॉल है, इसमें ऐसा जाकर टकराते हैं तो ऐसे चला जाएगा। इसका मैं टू डायमेंशनल में समझाता हूँ ये चीज को, कि इसका वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ है वी वाई, इस तरफ है वी एक्स, ठीक है ना। तो ये तो कॉलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन में क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज, काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ये निकालेंगे तो ये उल्टा हो गया, माइनस वी एक्स हो गया। माइनस बी। लेकिन ये हाँ। वाई, हाँ, लेकिन वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी जैसा था, डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं हुआ, जेड एक्सिस का साथ हाँ। सेम होता है। तो ये मॉलिक्यूल जब हाँ। E1
वॉल में टकराएंगे तब इसका शेप Vx चेंज होगा और बाकी सब Vy Vz सेम रहेगा, ठीक है ना। सेम रहेगा। यस सर, यस सर। तो हुए दिस मॉलिक्यूल strikes the wall A1, okay, it's x component of velocity, component of velocity changes from Vx to minus Vx, ठीक है ना। एंड यस other component remain the same, other component change in. So therefore, change of momentum of this molecule equal to फाइनल मोमेंटम हुआ है -2m Vx, इनिशियल मोमेंटम था 2m, सॉरी 2 कहां से आया, 2 नहीं, फाइनली 2 होगा, -m Vx हुआ फाइनल मोमेंटम, इनिशियली था -m Vx, इससे माइनस करना पड़ेगा m Vx, ठीक है ना। पहले मोमेंटम था m Vx प्लस और फाइनली मोमेंटम माइनस हुआ, तो चेंज कितना होगा, इधर 2 आएगा, मैं इधर ही 2 लिख दिया, तो ये -2m Vx, ये है इसका चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो आप ये जो मॉलिक्यूल Vx लेकर गया, इसका लेंथ, अगर हर साइड का लेंथ मैं L ले लेता हूं, तो अगर ये इतना जाएगा, फिर यहाँ आकर A2 में टकराएगा, फिर जाएगा, तो एक 12 डिस्टेंस जाने में, इधर से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर आया, इधर टकराया, फिर इधर आया, तो एक 12 डिस्टेंस जाने में A1 का साथ एक बार कॉलिजन होता है, ठीक है ना। तो when it moves a distance of 12, it strikes A1 once, okay। तो इतना डिस्टेंस जाने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम में एक बार ही टकराता है, ठीक है ना। तो जी, सो टाइम t equal to 2L by Vx, so therefore rate of change of momentum of this molecule equal to -2m Vx, और टाइम लगा इतना 2L by Vx, तो आ गया यस -Vx स्क्वायर, भाई एक L रह गया, एक L तो रहेगा, इतना है। अच्छा, इसमें जो चीज हाँ किताब वालों ने बताते नहीं और मैं बताता हूं, तो क्या है, क्या हमने समझ लिया कि ठीक है भाई, ये जो मॉलिक्यूल भाग कर जाता है, ऐसे टकराया, फिर इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जब इधर टकराया, सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज हुआ, जब इधर टकरा, इधर तो ये तो है वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट चेंज हुआ, जब इधर टकराया तब जेड, फिर एक्स कंपोनेंट चेंज हो गया, तो ये तो 2 डायमेंशनली दिखाया। तो एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, तो ऐसे ऐसे करता है। तो एक बात है
कि ये मॉलिक्यूल जब किसी दूसरा मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तब तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी जी इसको क्यों कांस्टेंट लेते हैं? जब फिर घूम के इधर आता है फिर वही भी एक कैसे होता है? तो इसका आंसर वही जो हमने वो जो स्टेडी स्टेट बताया ना, उसी में इसका आंसर छुपा है। उसमें हम लोगों ने क्या बताया कि एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल किसी दूसरा मॉलिक्यूल के साथ टकराया तो इसका वेलोसिटी था भी, अब चेंज होके हो गया भी डैश। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके, तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसका वेलोसिटी मान लीजिए v डबल डैश था, वो आफ्टर कॉलिशन v वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी हो गया v, होगा ना, क्योंकि हर जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो एक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल का हम लोग सोच रहा था, उसने कोलाइड किया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, उसका चेंज होगा तो उसको छोड़ दो। रिले रेस की तरह, रिले रेस में एक दूसरा मॉलिक्यूल छूटता है, एक दौड़ता है ना सेम वो लेकर, तो ऐसा इधर होगा कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल सेम जगह में भी वेलोसिटी एक्वायर करेगा कोई दूसरा कॉलिशन से। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे, दोनों कॉलिशन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग ले सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल भी वेलोसिटी लेकर भागता है, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी भी कभी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई उधर से आता है, ठीक है ना। तो वो नहीं बोलेंगे तो ये तो नहीं आएगा। और मैं कभी कभी स्टूडेंट लोग को बताते नहीं, सोचता हूँ कि कोई स्टूडेंट मुझे पूछे कि भाई ये मॉलिक्यूल अगर किसी दूसरा मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तब तो वेलोसिटी चेंज होगा। हाँ, लेकिन कोई पूछता नहीं है, इसीलिए मैं ही बता देता हूँ भाई ऐसा होता है। हाँ यस जी। लेकिन जब वो आयुष, वो दिल्ली IIT वाला आयुष, उसको जब पढ़ाते वो कभी कभी ऐसा पूछते थे, इसलिए उसको पढ़ाने में मेरा बहुत मजा आता। हाँ, वो बेटा खुद सोचते और मुझे, हाँ सर उधर हमने ऐसा कहा था, इधर क्यों ऐसा हुआ, ऐसा पूछने से ना मजा आ जाता है। हाँ, और मजा तब आता है जब आंसर का पता है, आंसर पता नहीं स्टूडेंट लोगों ने कह दिया तब तो मुसीबत हो जाएगा। फिर भी मुझे जो स्टूडेंट कुछ पूछते हैं, अगर उसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं सोचता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, यूट्यूब में सर्च करता हूँ, नेक्स्ट डे उसका आंसर मैं उसको दे देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुत कुछ भी जानता नहीं हूँ। आइंस्टाइन ने कहा है, न्यूटन ने कहा है, वो लोग कुछ नहीं जानते तो हम लोग क्या कहेंगे। जी सही बात जी। हाँ, तो हम लोग तो कुछ भी जानते आइंस्टीन ने नहीं। क्या कहा सर? आइंस्टाइन ने बोला था कि हाँ मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है, हाँ मैं विशेष कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जानने का जो टेनासिटी वो बहुत ज्यादा है। क्यूरियोसिटी है। हाँ, हाँ उसका टेनासिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ऐसा कुछ जानते नहीं है। हाँ, और न्यूटन ने तो कहा कि वो जो ओशन है, ओशन ऑफ नॉलेज, हाँ उसका शोर में जाकर वो छोटा छोटा पत्थर उठा रहा है। तो हम लोग अगर न्यूटन ने पत्थर उठाया तो हमने क्या उठाया, एक मॉलिक्यूल को टच भी नहीं किया शायद। हाँ, यस यस। लेकिन एक टीचर ने मुझे बोला था कि कभी ऐसा नहीं कहिए कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, हर टाइम कहिए मैं बहुत कुछ जानता हूँ फिजिक्स में। क्योंकि अगर आइंस्टाइन कहेंगे मैं कुछ जानता नहीं है, लोग सोचेंगे बहुत जानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे आप कुछ नहीं जानते तो गार्जियन, ये तो टीचर ही कहते हैं कुछ नहीं जानते, इसके पास बेटे को क्यों भेजी। जी 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 जी। लेकिन पानी पी लेता हूँ। लेकिन एक चीज मैं समझ गया, अगर स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा तो गार्जियन खुश रहेगा, खुश रहेगा। अगर नंबर नहीं बढ़ेगा तो गार्जियन नहीं, तो ये क्या हुआ सर आपके पास भेजा है,
कुछ उम्मीद लेकर, लेकिन मेरा बेटा नंबर तो और गिर गया। हाँ, एक स्टूडेंट फिजिक्स में खराब कर रहा था, अभी मेरे पास आने के बाद उसका मार्क्स आता है 14 आउट ऑफ 15, 23 आउट ऑफ 25। हाँ, तो गार्जियन बहुत खुश है। तो मैंने कहा थोड़ा फी बढ़ा दीजिए, आपका लड़का इतना अच्छा रिजल्ट किया, फी नहीं बढ़ाया। अच्छा, तो A1, तो ये है फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, ठीक है। फोर्स मॉलिक्यूल के ऊपर ये वॉल इतना फोर्स दिया है, तो फोर्स ऑन द वॉल क्या होगा? फोर्स ऑन द वॉल इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्क्वायर बाई एल। सो फोर्स ऑन द वॉल इतना है, तो टोटल फोर्स, हाँ, इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन ऑफ एम वी स्क्वायर बाई एल होगा। लेकिन वही जो असम्पशन है कि हर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी सेम है, तो उतना मॉलिक्यूल मिलेगा उस सेम वेलोसिटी। सो सिंस ऑल डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट, हाँ, सिंस ऑल डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट, then summation of m v square by l इक्वल टू, हर डायरेक्शन में सेम चीज होता है बस, तो ये तो सेम होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई एल, सेम रहेगा। तो इसको हम ऐड कर दे सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो सेम होगा। ये जैसे कि हाफ इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, तो ये 1 + 2 + 6 आता है और नीचे 12 आता है, सेम होता है रेशियो। तो ऐसा हम ऊपर वाला ऐड कर सकते हैं, समेशन ऑफ m v स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर डिवाइडेड बाई l प्लस l प्लस l 3l, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया आप इसका स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, जब वेक्टर पढ़ा था तब देखा थे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसको स्क्वायर का मतलब है समेशन ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 3l, ठीक है। तो अब तो इसका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो सेम है, तो इसको हम निकाल सकते हैं 3l, ठीक है। एम है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो नाउ इफ v square average, equal to mean square velocity, mean square velocity of the molecule, then ये जो समेशन ऑफ v स्क्वायर है, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तब तो आएगा ना ये v स्क्वायर एवरेज, ठीक है। ये v स्क्वायर एवरेज आ गया। तो इसको हम वी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ये साइन वेक्टर का नहीं, इसमें एरो हेड नहीं है, ये एवरेज का साइन है। और वी आर का मतलब है रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हाँ, तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये इधर से आया समेशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू एन वी आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि
force, 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 F equal to any direction. F is same in any direction. So F equal to M into N VR square divided by CL. ठीक है, ये तो है फोर्स, therefore प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर तो होता है फोर्स बाय एरिया, ए बाई एल स्क्वायर, तो आ गया एम एन बाई सी एल क्यूब इंटू वी आर स्क्वायर। तो आप देखो एम एन है टोटल मास, एम एन बाई एल क्यूब इक्वल टू टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हो गया ना डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस इक्वल टू रो। तो ये प्रेशर आ गया यहाँ से P इक्वल टू 1/3 रो वी आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिडक्शन है बहुत बढ़िया डिडक्शन। जब ऐसा देखता हूँ ना तो लगता है ये साइंटिस्ट लोग क्या था, बाप रे बाप, कुछ भी दिखाई नहीं देता एक गैस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सोच कर ये सब फॉर्मूला निकाल दिया है। जैसे कि गोल्ड लीफ, अल्फा पार्टिकल द्वारा गोल्ड लीफ को टकराया, कुछ अल्फा पार्टिकल जी सर। 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली रिबाउंड किया, बाकी सब थोड़ा सा डिविएट होकर चला गया। तो ये मुझे लगा कि भाई कैसे वो लोग सोचे कि हाँ गोल्ड लीफ लेकर ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन क्या बढ़िया सोच था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ये इसलिए वो लोग साइंटिस्ट है। हाँ, बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी कितना कुछ कर लेते हैं। वो जो गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा ये जो डिडक्शन अभी हमने किया, ये तो वो लोग, हम तो किताब में है पढ़ के समझ दिया फिर कर दिया, लेकिन वो लोग इसको ऐसा सोच कर किया और इसी से जो रिजल्ट आता है बहुत नजदीकी रिजल्ट आता है, जो रियलिटी में होता है उसके आसपास होता है इसका रिजल्ट। तो ये सब कैसे वो लोग सोचते हैं। हाँ, आईक्यू कितना ज्यादा है। तो आप ये तो आ गया। अब एक चीज है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हाँ, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग को फॉर्मूला मिला P इक्वल टू हम पार्ट, हाँ, रो वी आर स्क्वायर। तो रो के जगह हम लोग लिख सकते हैं m इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई v इंटू वी आर स्क्वायर। हाँ, और n इक्वल टू 1, दैट इज 1 मोल ऑफ, हाँ, 1 ग्राम मोल या मोल, n इक्वल टू 1 ग्राम मोल। हाँ, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट। तो यहाँ से v को इधर लाएंगे तो पीवी इक्वल टू आता है 1/3 कैपिटल M इंटू वी आर स्क्वायर। कैपिटल M इक्वल टू M इंटू M, ये है मास नंबर ऑफ द गैस। ओके, कैपिटल M तो जी मास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
दैट इज मॉलिकुलर वेट। हाँ, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए 32 O2 16 × 2, नाइट्रोजन के लिए 28, ये है उतना। तो ग्राम में लेंगे तो 28 ग्राम होगा, केजी में लेंगे तो 28 इंटू, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक मोल कितना है ना, जिसमें एवोगाड्रो नंबर का मॉलिक्यूल होता है, वही है एक मोल। ठीक है, तो ये है वही मॉलिकुलर वेट। तो पीवी इक्वल टू इतना आ जाता है। अभी हम लोग को पता है नाउ पीवी इक्वल टू RT फॉर 1 ग्राम मोल। एन तो 1 हो गया, तो पीवी इक्वल टू RT है, तो हम लोग लिख सकते हैं RT इक्वल टू 1/3 mVr², 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इसमें तो टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन क्या है कि टेम्परेचर कुछ ऐसा चीज है जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो सो देयरफॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ऐसा है नहीं है कि एक गैस को मैं सिलेंडर को लेकर हाँ जा रहा हूँ गाड़ी में, तो गाड़ी का जो स्पीड है हाफ एम वी स्क्वायर करने से जो आता है वो इसका नहीं है। मॉलिक्यूल गैस के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर जो वेलोसिटी लेकर गैस मॉलिक्यूल दौड़ते हैं, उसी से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लेना चाहिए। ठीक है ना। हम गाड़ी में सिलेंडर को लेकर भागता है बहुत जोर से, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ के टेम्परेचर बढ़ गया तो सिलेंडर तो बस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जो मॉलिक्यूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, हाँ वो होता है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हाँ, अगर हम सिलेंडर को लेकर ट्रेन से भागेंगे तो कुछ नहीं होगा, विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर रोकेंगे तो गैस टूडो फोर्स की वजह से पीछे की तरफ आएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ सकता है गैस मॉलिक्यूल का, लेकिन उतना ज्यादा बढ़ता नहीं। तो ये है। और एक चीज आता है इधर से हम लोग को मिलता है T प्रोपोर्शनल टू V²। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर वो जो रूट मीन स्क्वायर, ये जो RMS वेलोसिटी और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इंटरप्रिटेशन में ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज आ जाता है, तो VR प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, और ये जो हम लोग को मिला हाफ एम VR², कहाँ गया, VR² इक्वल टू P/2, ये P/2 उधर ले गया, P/2 RT। यहाँ से VR का एक्सप्रेशन आता है, 2 कट जाता है, √3RT/m। हाँ, इसी से प्रॉब्लम होता है, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। और ये जो और एक चीज आता है, ये नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो मैथमेटिकल रिलेशन बहुत हो जाता है, असली चीज तो फॉर्मूला निकालना था। हाँ, तो ये जो हाफ mVr² इक्वल टू P/2 RT, तो ये तो था m इंटू एवोगाड्रो नंबर VR², P/2 RT, तो 2 कट गया, तो ये VR² इक्वल टू P/R/m इंटू T लिख सकते हैं। और m कहाँ गया, mVr²। तो हाँ, आपको तो रखना चाहिए हाफ mVr² इक्वल टू V/2, ये R/m को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, इक्वल टू बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये है ना, क्योंकि ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 kT। ये 3/2 kT बहुत काम का चीज है। हाँ, बाद में हम लोग देखेंगे। अच्छा, अभी आ, ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, ये शायद सिलेबस में अभी नहीं दिया, फिर मैं छोटा करके बोल देता हूँ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सॉरी। तो ये क्या है कि मान लीजिए जी if three gases A, B, C are kept in a container, then total pressure ये आएगा कि ये जो गैस है ना, एफ ए गैस, ये डिवाइडेड बाई एरिया प्लस एफ बी बाई एरिया प्लस एफ सी बाई एरिया, ये फोर्स बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, फोर्स बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, फोर्स बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सी, ठीक है ना। ए इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल। तो ये हम लोग क्या एज्यूम किया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ all gas molecules are negligible with respect to the volume of the container। तो इसलिए अगर सिर्फ, हाँ, तो ये जो पोस्टुलेट्स हम लोगों ने किया था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, तो वही पोस्टुलेट को लेकर चलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि देखो भाई, ए गैस में जितना मॉलिक्यूल है, वो अगर अकेला रहता था उस कंटेनर में, जितना फोर्स क्रिएट करता, ये तीनों गैस रहने से सेम ही फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि दूसरा कोई गैस का उसका तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो एफ ए बाई ए इज द फोर्स क्रिएटेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, एफ बी बाई बी फोर्स क्रिएटेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, एंड एफ सी फोर्स क्रिएटेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सी। तो ये हो गया प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। तो ग्राहम लॉ, सॉरी, डाल्टन्स लॉ कहते हैं कि एक एक गैस को अकेला छोड़ दो, जितना प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर तीनों गैस को एक साथ रख दो तो वो प्रेशर को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो नेग्लिजिबल पकड़ने से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन इसी से जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ही मिलता जुलता है। तो इसके बाद आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितना जल्दी दो चार गैस एक डिब्बे में भर दिया तो कितना जल्दी वो अपने आप सब मिक्स हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1/√1 ऑफ डेंसिटी, गैस का जो डेंसिटी, यह है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ से कैसे आता है? यहाँ से आ, तो आप डिफ्यूजन कितना जल्दी होगा, जितना गैस का वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको अगर हम डी लेते हैं तो क्लियरली डी प्रोपोर्शनल टू वी आर। नाउ
pressure equal to 1/3 rho VR square. So if two gases are mixed at same temperature and pressure, then rho VR square equal to constant, क्योंकि ये तो प्रेशर सेम है, तो प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम रहने से वी आर सेम है, तो रो वी आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. सो देयरफॉर वी आर प्रोपोर्शनल टू 1/√over रो और रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से डी प्रोपोर्शनल टू 1/√over रो आ जाता है. हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम. ठीक है ना, ये है, ये तो आ गया. और अब एक डिडक्शन है, ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये डिडक्शन भी. ये है मीन फ्री पाथ का डिडक्शन. ठीक है ना, ये तो सिलेबस में है और एग्जाम में उसके आता भी है. ठीक है, जी सर. तो हाँ, तो इसको भी हम लोग सीखते हैं. हाँ, तो अब आता है मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो जो सक्सेसिव कॉलिशन के बीच में एक मॉलिक्यूल छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसी का जो एवरेज होता है टेकिंग ऑल मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ. और इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं. लैम्डा, जिसको हम वेवलेंथ में भी लैम्डा लेते हैं, वही लैम्डा से हम मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं. तो इसका जो एक पिक्चर बनाता हूँ, तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, तो ये मॉलिक्यूल का ये है वॉल्यूम, ये है उसका न्यूक्लियस. ठीक है ना, और ये जो हम्म, इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका है हम्म, हाँ, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया. सी इक्वल पार्ट में आना चाहिए, मेरा 4 हो गया, इसलिए फोर नहीं आता. हाँ, तो एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, ये मॉलिक्यूल जिसका वॉल्यूम इतना है, स्फेरिकल है, ये भी वेलोसिटी लेकर बढ़ता है. एक मॉलिक्यूल अगर इधर रहेगा तो ये इसका वॉल्यूम होगा, एक मॉलिक्यूल इधर रहेगा तो इसका वॉल्यूम ऐसे होगा, और एक मॉलिक्यूल इधर रहेगा तो ये ऐसा होगा. ठीक है, तो मैं वो जो किताब में जैसा पिक्चर है, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ड्रॉ करता हूँ. तो उधर ये भी एक लाइन ड्रॉ कर देता है, तो मैं वो लाइन ड्रॉ नहीं किया. अच्छा, इसका लेंथ है, अगर डेल्टा टी टाइम है
डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये डिस्टेंस होगा v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो लेट d इक्वल टू डायमीटर, ये जो यहाँ से ये जो है ये है d। ठीक है, और ये भी d है डायमीटर। सो लेट d इक्वल टू डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है d। तो ये एक स्फीयर है जो तो एक मॉलिक्यूल ले लिया जो भी वेलोसिटी लेकर भाग रहा है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल जो सेंटर से, ये देखो ये इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ये डायमीटर के बराबर है। ठीक है ना, ये इसका सेंटर से ये जो इसका सेंटर तो रेडियस के बराबर है, तो ये दोनों में का कहाँ दिखाऊं, हाँ ये है d, और ये जो डिस्टेंस है ना ये सेंटर से सेंटर का, ये भी है d। क्योंकि ये देखो ये तो रेडियस है और ये एक रेडियस, तो जो जो मॉलिक्यूल इसी से d डिस्टेंस या उससे कम डिस्टेंस में है, उसी के साथ ये मॉलिक्यूल जाकर टकराएगा। ठीक है ना, कॉलिशन किस किस के साथ होगा, जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस d के बराबर है या उससे कम। ठीक है, तो दिस molecule with velocity v suffer collision with any molecule that comes within a distance of d। ठीक है ना, d between that comes within a distance of d between the molecules। ओके, तो इस मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस में, ये जो वॉल्यूम मैंने दिखाया, इस वॉल्यूम के अंदर जितना मॉलिक्यूल है उसी से इसका कॉलिशन होगा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल बाहर है तो ये इसके साथ टकराएगा नहीं, क्योंकि ये तो वॉल्यूम ऐसे ऊपर से चला जाएगा। तो जितना जो जो मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस में है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डी, उसके साथ ये मॉलिक्यूल जाकर टकराएगा। ठीक है ना, तो इन टाइम डेल्टा टी heat switch a volume of pi d square into v डेल्टा टी। ये जो वॉल्यूम है इसका, हाँ कितना होगा, d तो है इसका रेडियस, ये जो सिलेंडर मैंने बनाया इसका d है इसका रेडियस। तो इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल रहेगा, इसका बाहर का मॉलिक्यूल के साथ इसका कॉलिशन नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल इधर है उसी से के साथ इसका कॉलिशन होगा। जिस मॉलिक्यूल का सेंटर इधर है, जिस मॉलिक्यूल का सेंटर इधर है, इधर है उसके साथ कॉलिशन होगा। लेकिन जो इस मॉलिक्यूल का सेंटर इधर है वो तो ऐसे है ना, तो उसके साथ इसका कॉलिशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो वॉल्यूम है ये डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम बनाएगा, तो इतना पाई डी स्क्वायर इंटू वी डेल्टा टी। सो इफ
n equals to number of molecules per unit volume. Molecule, the molecule suffer n into pi d square into v delta t. देखो इतना मॉलिक्यूल के साथ इसका तो ये तो टकराएगा, यहाँ से यहाँ चलाएगा, तो जितना मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में है हर मॉलिक्यूल के साथ इसका कॉलिशन होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर n आए तो द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो सफर तो नंबर ऑफ कॉलिशन, ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी। तो therefore time of collision, time of one collision, एक कॉलिशन में कितना टाइम आएगा, इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिशन, ठीक है ना। तो therefore लैम्डा क्या होगा, ये एक कॉलिशन के लिए इतना टाइम लगता है, तो लैम्डा होगा ना v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिशन। तो आप v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिशन क्या मिला था, n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू v डेल्टा टी। हाँ, ये भी कट गया, तो आया 1/पाई डी स्क्वायर n। ये है लैम्डा का वैल्यू। ये सब करते हुए मुझे लगता है हवा में बड़ी बनाता है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा समझकर एक रिलेशन आ जाता जी है। सर। हाँ, हाँ। ये बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि जो यस। साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया उनका ब्रेन इतना बढ़िया था, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सब लगता है क्या है, जादू है, मैजिक। अच्छा, तो ये है लैम्डा इक्वल टू दिस, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये भी तो चल रहा है, ये भी तो भाग रहा है, कोई तो चुपचाप इधर हाँ स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। तो हम लोगों ने जब हाँ। ये वेलोसिटी कंसीडर किया, ये स्टैटिक कंडीशन में है ऐसा समझ लिया। तो वो अगर हम लोग, हाँ, वो अगर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल का भी वेलोसिटी है ये सोच लेते तो, बट इन दिस डिडक्शन we assume all other molecules to be at rest, but actually all are moving. So the corrected expression is ये कैसा आया, ये हम लोग का सिलेबस में है नहीं, इसमें शायद वो सब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ लेना चाहिए। तो हम लोग को मिला था पाई डी स्क्वायर एन, इसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल है वो भी मूव कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, ये तो हो गया काइनेटिक थ्योरी, इतना ही है। और तो एक चीज मैं काइनेटिक थ्योरी के साथ कर देता हूँ, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये जानना बहुत जरूरी है।
इसको हम निकालते कैसे है, इसका मीनिंग क्या है? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे आयुष? इसका प्रॉब्लम करेंगे सर या? फिर सर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, उसी में साथ में शायद ये आ जाता है। हाँ हाँ, लेकिन आज तो टाइम बचा है ना, क्या करेंगे? ये पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स करेंगे या इसका प्रॉब्लम करेंगे, क्या करेंगे आज बोलो बेटा? सर प्रॉब्लम थोड़ा करा देना। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम करने का बाद, वर्मा का प्रॉब्लम बहुत टफ है, तो इसलिए वर्मा से प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स करोगे तो, या कुछ दूसरा चैप्टर पसंद में है? सर इसके बाद वही सीधा थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही कहा। तो इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैं ऐसे लिखा, जैसे मैं समझता हूँ ऐसे ही लिखता हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। हाँ, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इट इज द नंबर ऑफ independent ways by which a molecule can store energy. ओके, जितना इंडिपेंडेंट वे में एक मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसी का नंबर है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना? तो मोनो एटॉमिक गैस लेने से क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऐसा है, इसका वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट हो सकता है, जी एक्स, वी वाई, वी जेड। ठीक है ना? तो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये 3 काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन इसका देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड सब जीरो है, क्योंकि क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, एक्सिस से डिस्टेंस जीरो है, तो ये जीरो है, तो इसका कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। ठीक है ना? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एफ इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 टाइप्स, ये 3 डायरेक्शन में अपना एनर्जी स्टोर कर सकता है इंडिपेंडेंट। एक्स का वाई से कोई मतलब नहीं, वाई का एक्स से या जेड से कोई मतलब नहीं, तो ये 3 इंडिपेंडेंट वे में ये अपना काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो इसलिए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3। जैसे कि हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा, ये सब है, इसका 3 है। अब डाई एटॉमिक गैस, तो इसका क्या है? ये मान लो ये डायटोमिक गैस है, तो हम लोग एक्सिस ऐसे ले सकता है, जैसे भी ले लो रिजल्ट सेम आएगा। इसको सेंटर कर दोगे तो फिर तो सेम आएगा। तो इसमें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके लिए 3 आएगा एक में, और देखो आई वाई इसका जीरो है, लेकिन आई एक्स एंड आई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो वाई एक्सिस के ऊपर बैठा है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। लेकिन एक्स एक्सिस से इधर भी कुछ डिस्टेंस में है, ए भी कुछ डिस्टेंस में है, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। जेड एक्सिस के हिसाब से भी ऐसा आ जाता है। तो
रोटेशनल को अगर हम देखेंगे तो इससे कंट्रीब्यूशन 2 आ जाता है, तो F आ जाता है 3+2 इक्वल टू 5, ठीक है। और लेकिन एट एट वेरी हाई टेम्परेचर, मान लो कि 5000 डिग्री केल्विन केल्विन, ऐसा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में ऑसिलेट भी करेगा। तो ऑसिलेशन में क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो तब होता है F इक्वल टू 2 एडिशनल लेकर 7 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम लोग को जानना चाहिए कि 7 भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटिंग बॉडी का 2 टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस, ऐसा अगर है तो इसका देखो 6 आ जाएगा, क्योंकि जैसे भी लो कभी 0 नहीं होगा। तो F इक्वल टू P फॉर ट्रांसलेशन एंड P फॉर रोटेशनल। तो कितना आएगा, टोटल आएगा 6। अच्छा, ये और एक चीज है कि यहाँ से हम लोग को और क्या मिलता है। अब आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे ज्यादा भी होता है तो इसको 6 ही लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मॉलिक्यूल हैव ए molecule have half kT of energy for degrees of freedom, ठीक है। तो इसी से क्या आता है, तो आता है देखो एनर्जी, मतलब therefore एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। 1 मोल ऑफ ए गैस में एनर्जी कितना है, देखो F इंटू हर एक मॉलिक्यूल का हाफ kT, तो इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ K इक्वल्स टू R/N, तो Kn हो जाता है R। तो तो F इंटू हाफ RT इसका होता है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो U इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ RT, ये आता है। तो अब नाउ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा U इक्वल्स टू mCV डेल्टा T। तो इफ n इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1 लोने से डेल्टा U आता है CV इंटू डेल्टा। तो ये इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू F इंटू हाफ R डेल्टा T। तो इधर हम लोग डेल्टा U की जगह लिखेंगे CV इंटू डेल्टा T, ये आ जाएगा F इंटू हाफ R डेल्टा T। ये डेल्टा टी कट जाएगा, तो CV आता है F/2 इंटू R, ठीक है। ये आता है CV। तो CP, CP है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP हम लोग जानते हैं CV प्लस R होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे, प्रूव भी करेंगे। 1/2 प्लस 1 इंटू R आ जाता है। और एक गामा है जो CP/CV होता है। तो गामा क्या होगा, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2।
तो इसको हम f/2 से f/2 को डिवाइड करने का ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम करने के लिए याद रखना चाहिए कि एवरेज स्पीड और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू √8 RT/πm, ठीक है। ये सब डिडक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये भी MP लिखते हैं, ये होता है √2 RT/m, ठीक है। और हम लोग का है VRMS इक्वल टू √VRT/m। ये दोनों का डिडक्शन सिलेबस से बहुत बाहर है, तो लेकिन ये जॉइन में आता है इसलिए इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आज का पूरा थ्योरी, और तो कुछ है नहीं, इतना है आज के लिए। जी सर। हाँ, तो आज तो आज थ्योरी क्लोज कर कंप्लीट देते हैं किया। सर। हाँ थ्योरी हाँ, एकदम कंप्लीट हो गया। थ्योरी मैं काइनेटिक। इसका, हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेक्स्ट डे हाँ इसका प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम का बाद अगर टाइम बचेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और हाँ नहीं तो प्रॉब्लम ही करेंगे। लेकिन एक क्लास तो जरूर हाँ लगेगा अगर प्रॉब्लम करना चाहते हैं। और हाँ काइनेटिक थ्योरी का प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा इतना सारे फॉर्मूला होता है ना, हाँ तो जी। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हाँ इसका प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, जी। ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। तो आयुष भी ऐसे बोल रहा है, अगला बार वाले में प्रॉब्लम करते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जी। हाँ।